फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कवर करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस एडिटोरियल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशलिस्ट वर्ड है, सेकुलर वर्ड है, जो कि 1976 में डाला गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, कैसे इस वर्ड का लीगल इंटरप्रिटेशन चेक किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड यदि प्रियम्बल में है तो इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ये वर्ड खराब नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आता है। समझ गए ना? तो चलो एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यहाँ पे देखो, तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड, आखिर हम लोग ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड का बात क्यों कर रहे हैं? तो देखो, बहुत सारे पिटीशंस 2020 में, जब कोविड का ईयर था तो 2020 में बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो सबसे बड़ा जो चेहरा रहा है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जानते हो, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में मंत्री भी रहे हैं और हिंदू के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और बहुत लर्नड पर्सन भी हैं। तो ये पिटीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस था वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का था। सुब्रमण्यम स्वामी जी और बहुत सारे लोग ने ये पिटीशन फाइल किया था और चैलेंज किया था कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था, 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में डाला गया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत तरीके से डाला गया था। तो अब बच्चे लोग पहले समझो कि पिटिशनर का क्या है, पिटिशनर का क्लेम क्या है। तो पिटिशनर का क्लेम ये है कि देखो, 1976 में डाला गया सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को, और इसका इफेक्ट क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जानते हो कि प्रियम्बल जो एडॉप्ट जो किया गया, प्रियम्बल यानी कि संविधान जो एडॉप्ट किया गया प्रियम्बल के साथ, वो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सही बात है ना? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि जब प्रियम्बल देखोगे तो उसमें 26 नवंबर 1949 का ही जिक्र है, 26 जनवरी 1950 का जिक्र नहीं है वहाँ पे, 26 नवंबर 1949 का जिक्र है बच्चे लोग। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी और अदर्स ने क्या क्लेम किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 1976 एक्ट में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके जो दो वर्ड डाला गया सोशलिस्ट और सेकुलर, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे हो सकता है, वहाँ से कैसे लागू हो सकता है? ये एक चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप, हाउ कैन यू डू दिस थिंग, कैसे आप उसमें परिवर्तन ला सकते हो? समझ गए ना? और देखो, जो सबसे मेन जो कंटेंशन है, दैट इज अ सोशलिस्ट वर्ड ऑल्सो। अब देखो, फर्स्ट कंटेंशन समझ गए कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सेकंड कंटेंशन ये भी है, सेकंड कंटेंशन ये है विद्यार्थी लोग कि आखिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स चाहते तो वो भी वर्ड डाल सकते थे सेकुलर, मगर वो तो नहीं डाले सेकुलर वर्ड। तो आखिर इतना लंबा समय के बाद याद आने का मतलब क्या बनता है? यानी कि हमारा जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूरी तरीके से, सही बात है, तो उसके बाद 76 में ऐसा क्या स्थिति डेवलप्ड हुआ हमारे कंट्री में कि सेकुलर वर्ड डालना पड़ा, जबकि हमारे जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स उन्होंने तो सेकुलर वर्ड डाला ही नहीं था। बात समझ रहे हो ना? तो 26 ईयर्स बाद ऐसा क्या हुआ कि सेकुलर वर्ड को डालना पड़ा? बात समझिए। सेकंड प्रॉब्लम कह सकते हो, पिटिशनर का सेकंड क्लेम कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने तो ये डाला ही नहीं वर्ड। तीसरा कंटेंशन देखो, और वैलिड कंटेंशन, क्या कंटेंशन था कि सोशलिस्ट वर्ड, ये जो सोशलिस्ट वर्ड है कहीं ना कहीं इकोनॉमी से संबंधित है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो जानते हो कि इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इकोनॉमिक्स है वो, है ना, बाहर से पीएचडी किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड जो डाला गया ये अपने आप में मिसनोमर है, गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट वर्ड इकोनॉमी के प्रतीक है, इकोनॉमी का प्रतीक है। मगर भारत तो सोशलिस्ट फॉलो करता ही नहीं है। 1991 के बाद भारत तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ चला गया। शुरू में भी मिक्स्ड इकोनॉमी था, मगर बायस टुवर्ड सोशलिज्म। मगर 1991 के बाद क्या हुआ, जैसे एलपीजी आया पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर, तो उसके बाद जो कंट्री का इकोनॉमी है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ही गया, मगर बायस टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो अभी ये जो वर्ड सोशलिस्ट वर्ड है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से गलत है, तो इसलिए सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट वर्ड ऐड नहीं होना चाहिए प्रियम्बल में। दैट इज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर्स। और उसमें जो फ्रंट जो लीड कर रहे हैं वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। आया समझ में बच्चे लोग?
तो अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह इंटरप्रेट करेगी सेकुलर वर्ड को, सोशलिस्ट वर्ड को, ये जानना बहुत जरूरी है तुम लोग के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ए बैच ऑफ पिटिशंस फाइल किया गया 2020 में और चैलेंज किया गया कि जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है प्रीएम्बल में जो 42nd अमेंडमेंट करके डाला गया ये गलत है। बात समझे। और दूसरी बात देखो पिटिशनर ने क्या आर्गुमेंट दिया, पिटिशनर ने आर्गुमेंट दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। बताओ नवंबर 26, 1949 से उसका इफेक्ट होगा, यानी कि जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड तब से माना जाएगा इसको, समझ गए ना। और ये आगे भी किया गया था सेकुलर जो वर्ड है वो डेलिबरेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नहीं टच किया, उस पर वो वर्ड डाला ही नहीं प्रीएम्बल में। और सोशलिस्ट वर्ड तो इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके है। हाँ, तो अभी तो किसी तरीके से भी सोशलिस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए प्रीएम्बल में, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी हो कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा है। तो अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 7 पेज का ऑर्डर दिया और कहा कि ऐसा है कि तुमको 44 ईयर्स बाद कैसे याद आया, ये 1976 में घटना हुआ तो उसी समय तुमको फाइल करना चाहिए था। तुमको 40 ऐसा क्या परिस्थिति आया कि तुम 44 ईयर्स के बाद कर रहे हो, तो इसलिए ये दलील ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये 2 वर्ड को ठीक से इंटरप्रेट किया और ये जो पिटीशन है खारिज कर दिया। समझ गए स्टूडेंट। देखो तो बात समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, बेसिक आइडियाज। जानते हो कि प्रीएम्बल अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दिसंबर 1976 को 42nd अमेंडमेंट करके, सही बात है ना। और बच्चे लोग 2 वर्ड डाला गया, कौन सा वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डाला गया, सही बात है ना। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डाला गया प्रीएम्बल में एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे लोग, प्रीएम्बल जो कि अपने आप में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने वाले कौन है, पंडित नेहरू जी, दिसंबर 1946 को लाए थे वो, और है ना 13 दिसंबर, वेरी गुड, 13 दिसंबर 1946 को लाए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और सर्वसहमति से सभी ने स्वीकार कर लिया था, अपोजिशन कुछ नहीं हुआ था उसका, सही बात है। और वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बाद में जाकर प्रीएम्बल का हिस्सा बना। अच्छा, प्रीएम्बल ऐसा चीज़ है कि संविधान पूरा लिखने के बाद प्रीएम्बल को फिर से है ना बनाया गया है, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए, हम लोगों ने देखा है अपने पॉलिटी लेक्चर सब में। एनीवे इसमें देखो तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट था बच्चे लोग कैसे याद करो, कई विद्यार्थी लोग कहते हैं कि सर याद ही नहीं रहता क्रोनोलॉजी। देखो अब आसानी से याद कर लोगे। जो ओरिजिनल जो शब्द था सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। क्या था शुरुआत का जो प्रीएम्बल में क्या था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल में क्या लिखा था, सॉवरेन। इंडिया क्या है, सॉवरेन कंट्री है। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री। ये 3 वर्ड था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है वो तुम्हारा सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में डाला गया। इतना तो याद कर लोगे तुम लोग, इतना याद रहेगा ना। शुरुआत में क्या था, सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। रिपब्लिक लास्ट ही रहा है, शुरुआत में भी सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। 42nd अमेंडमेंट करके 2 वर्ड लाया गया। अब 2 वर्ड करके कैसे बनाया गया बताओ, तो 2 वर्ड तो सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, हाँ डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, सो सिंपल। शुरुआत के संविधान में यूनिटी ऑफ द नेशन था, तो इसमें एक वर्ड और ऐड कर दिया गया कि यूनिटी ऑफ द नेशन नहीं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि ये वर्ड पे भी जानते हो अमेंडमेंट हुआ था। बात समझे। जो लार्जेस्ट बेंच बैठा है पूरा हमारे भारत की जुडिशरी हिस्ट्री में, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जानते हो, बहुत ऐतिहासिक केस है। 13 जज बैठे थे, 7 और 6 से फैसला आया था। तो देखो केशवानंद भारती केस में भी ये कहा गया कि प्रीएम्बल इंटीग्रल हिस्सा है संविधान का, ठीक है, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके आर्टिकल 368 को भी बदल सकता है, प्रीएम्बल को भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। यही नहीं हुआ फैसला, यही फैसला हुआ था केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट को उसका पूरा पावर है, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकता है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाहिर सी बात है यदि प्रीएम्बल को बदला गया, बाबू अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, यदि प्रीएम्बल को बदला गया, एक बार बदला गया प्रीएम्बल को और उसमें 3 वर्ड डाले गए, सही बात है ना। तो यदि तीनों वर्ड डाला गया और ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है तो क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए किसी को। यानी कि कहने का मतलब कि अभी भी फ्यूचर में प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है यदि सरकार चाहे तो, बट जो भी वर्ड ऐड होंगे या जो भी वर्ड सब्ट्रैक्ट होंगे, समझ गए ना, जो भी वर्ड ऐड होंगे, जो भी वर्ड सब्ट्रैक्ट होंगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके कंसोनेंस में होना चाहिए। आया समझ में ना, बिल्कुल।
तो ये भी बोल के खारिज किया जा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन भी दिया है सेकुलर वर्ड का और सोशलिस्ट वर्ड का, तो ये मायने रखेगा तुम लोग के लिए। तो देखो, हाँ, तो प्रीएम्बल देखो, एक बहुत छोटा सा पेज। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव है संविधान। संविधान क्या करना चाहता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का फिलॉसफी क्या है, संविधान का डॉक्ट्रिन क्या है, किस तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये संविधान का ऑब्जेक्टिव है। सही बात है ना? किस तरह का होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ये आइडियाज को कैरी करता है प्रीएम्बल। अच्छा, रिसेंट टाइम में बच्चे लोग ये भी पढ़ चुके हो कि जो सिटीजनशिप एक्ट था, है ना, उसमें सेक्शन 6A जो है उसको, हाँ, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया गया। क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेटर्निटी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट टाइम में फैसला आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को प्रीएम्बल को रखा है, प्रीएम्बल को इंपॉर्टेंट समझा है। और हम ये जानते हैं कि भले ही प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल ना हो, जस्टिसेबल ना हो, भले डीपीएसपी इन्फोर्सेबल ना हो, उसके बावजूद भी चाहे डीपीएसपी हो चाहे प्रीएम्बल हो, दोनों ही सहयोग करता है सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे वर्ड को इंटरप्रेट करने में। जहाँ जहाँ कोई भी वर्ड, यदि एम्बिग्यूटी आ गया, किसी भी वर्ड में कन्फ्यूजन आ गया, संविधान का किसी भी वर्ड में कन्फ्यूजन आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो प्रीएम्बल को फिर से पढ़ के, समझ के, और उस हिसाब से वो वर्ड को इंटरप्रेट कर सकता है। सही बात है कि नहीं, बताओ? वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया, इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, मगर उसके बावजूद भी प्रीएम्बल का जो आइडियाज है वो हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। जहाँ जहाँ लैंग्वेज क्या एम्बिग्यूअस हो, जहाँ जहाँ लैंग्वेज क्लियर ना हो, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को यूज़ करती है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को भी यूज़ करती है, जबकि डीपीएसपी अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है। जानते हो, यदि तुम आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को छोड़ दोगे तो बाकी कोई डीपीएसपी तो अभी तो कोई लागू तो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? उसके बावजूद भी कितना इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जो प्रीएम्बल है कहीं ना कहीं इक्विटेबल सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का बात करता है, क्योंकि प्रीएम्बल में हम देखते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सभी बात है कि नहीं, बताओ? और ये चीज़ तुमको फंडामेंटल राइट्स में भी दिखेगा, वही वैल्यूज सब, और वो चीज़ तुमको डीपीएसपी में भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल एक रिफ्लेक्शन है, कोइंसाइंस है संविधान का। समझ गया ना? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रीएम्बल इम्पॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया सेकुलर वर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं लेमन पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, फिर स्पेसिफिक बताऊँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया है कि शुरू में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर रहे हैं, उन्होंने सेकुलर वर्ड को नहीं डाला, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सेकुलर वाला जो चीज़ है वो कैसे चलेगा देश में। सेकुलर वाला चीज़, सेकुलर वाला जो फीचर है देश का, वो कैसे चलेगा उनको पता नहीं था उस समय, क्योंकि देश अभी जस्ट आज़ाद हुआ था, नेशन स्टेट से गुजर रहा था। मगर जैसे ही देश गुजरना शुरू हो गया, जैसे ही देश अपना जर्नी शुरू कर दिया, तो ओवर द पीरियड उस सेकुलरिज्म फीचर डेवलप्ड हुआ हमारे कंट्री में। और हमारा कंट्री का जो सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है यूरोप से, क्योंकि यूरोप में क्या है कि सेपरेशन है, चर्च और स्टेट में सेपरेशन है, यानी कि वहाँ का जो रिलीजन और स्टेट में पूरी तरीके से कंप्लीट सेपरेशन है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्टेट क्या कर सकता है, इंटरवीन भी कर सकती है और फिर बैक भी आ सकती है। हमने देखा है सबरीमाला केस भी। तो ये ओवर द पीरियड डेवलप्ड हुआ है भारत में। तो यदि वो चीज़ यदि 1976 में सेकुलर वर्ड डाल दिया तो क्या कोई गलती नहीं हुआ, क्योंकि तब तक डेवलप हो चुका था सेकुलरिज्म फीचर भारत में। व्हाट अ इंटरप्रिटेशन, नहीं, व्हाट अ इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें क्या पता था उस समय कि सेकुलरिज्म फीचर कैसे आगे बढ़ेगा। तो देखो, वही चीज़ बहुत सुंदर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रखा है इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड सेकुलर को कहा है कि रिपब्लिक दैट अपहोल्ड्स इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यानी कि सेकुलर का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट, ऐसा रिपब्लिक जहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिले। और संविधान तो जानते हो कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये चेंज भी होते रहेगा, सेम स्टैटिक नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में श्योर नहीं था, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, वो श्योर नहीं थे कि कैसे सेकुलरिज्म काम करेगा भारत में। मगर कोर्ट ने कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेशन ने सीख लिया अपना ही इंटरप्रिटेशन कि कैसे सेकुलरिज्म को वो कैरी करेगा। और वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, बना ना केस बना भारतीय केस के बाद। सेकुलरिज्म बिकम्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि वो सेकुलर वर्ड यदि उसमें डाल दिएगा तो क्या बुराई हो,
ओवर टाइम इंडिया डेवलप्ड, इंडिया ने अपना ही इंटरप्रिटेशन डेवलप किया। अब किस तरह डेवलप किया? इंडिया ने डेवलप किया कि स्टेट कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, एट द सेम टाइम कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को, किसी भी फेथ को फॉलो कर सकता है, स्टेट इंटरवीन नहीं करने जा रही है। और यदि किसी आदमी को मंदिर जाने से मौका नहीं मिलता, मंदिर जाने का वो नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, तो फिर स्टेट इंटरवीन भी करेगी। तो ओवर द पीरियड ये भारत ने सीखा है। अब भारत स्टेट कभी भी कोई भी रिलीजन को एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं करेगी, नाइदर सपोर्ट्स कोई रिलीजन, और ना ही किसी को पेनलाइज करेगी कि आपने ये धर्म क्यों फॉलो किया। देखो उसी तरह देखो आर्टिकल 14 देखो, आर्टिकल 15 देखो, आर्टिकल 16 देखो। आर्टिकल 14 क्या है बच्चे लोग? राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। आर्टिकल 15 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, उसमें भी रिलीजन का बात है। आर्टिकल 16 कि कोई भी, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यानी क्या है? तो रिलीजन के नाम पे थोड़ी है वो। तो यदि आर्टिकल 14 पढ़ा जाए, आर्टिकल 15 पढ़ा जाए, आर्टिकल 16 पढ़ा जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट बात लिखा कि स्टेट जो है कोई भी सिटीजन को रिलीजन के ग्राउंड पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यही ना हुआ? यानी कि हम मुस्लिम धर्म से है, जिसका मतलब थोड़ी कि हमको राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा हमें। और यदि हम मुस्लिम धर्म से, तो क्या है? आर्टिकल 14 का सुख नहीं मिलेगा हमको? बिल्कुल मिलेगा। आर्टिकल 15 में भी लिखा गया है। तो भले ही आर्टिकल 14 में जब इक्वलिटी फॉर ऑल आ गया, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस, चाहे रिलीजियस हो, कास्ट हो, सब चीज आ जाएगा उसमें। आर्टिकल 15 में तो कैटेगरिकली रिलीजन का नाम ले लिया गया। आर्टिकल 16 में भी कहा गया कि सबको मिलेगा। इसका मतलब रिलीजन कहीं पे भी कोई एंगल नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन? कि सभी में कहीं ना कहीं, है ना, रिलीजन ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। यही तो सेकुलरिज्म है। तो प्रीएम्बल ओरिजिनल टेनेट, जो ओरिजिनल इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड लिबर्टी, जो भी है संविधान का, प्रीएम्बल का जो शुरुआत का जो चीज़ है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का बात किया गया प्रीएम्बल में, फ्रेटर्निटी का बात किया गया, डिग्निटी का बात किया गया, लिबर्टी का बात की। ये क्या है? ये सेकुलरिज्म का प्रतीक ही तो है। ये सेकुलरिज्म को ही तो बढ़ावा देता है ये वर्ड सब, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। आया समझ में ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलर वर्ड को किस तरह इंटरप्रेट किया। अब हम लोग समझेंगे सोशलिस्ट वर्ड। तो सोशलिस्ट वर्ड को किस तरह इंटरप्रेट किया। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मानना बहुत सही था कि जो सोशलिस्ट वर्ड जो है वो तो ज़्यादातर इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, देखिए सोशलिस्ट वर्ड केवल इकोनॉमी से संबंधित नहीं है। भारत में जो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो वेलफेयर स्टेट से लेना देना है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब वो पॉलिटिकल एरेना का भी हो सकता है, वो सोशल एरेना का भी हो सकता है, और वो आपका इकोनॉमिक एरेना का भी हो सकता है। और स्टिल हमारा कंट्री वेलफेयर वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो देखो सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? कोई भी फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, चाहे वो सोशल फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, पॉलिटिकल फॉर्म का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, इकोनॉमिक फॉर्म का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना। समझे? तो भारत में जो सोशलिज्म का मतलब है कि स्टेट का कमिटमेंट कि वेलफेयर स्टेट बनाना। डीपीएस पे समझ रहे हो ना? तो ना ही संविधान ना ही प्रीएम्बल कोई इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर बात नहीं करता है, स्पेशली सोशलिस्ट वर्ड से। होगा सोशलिस्ट वर्ड का मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी से। भारत का जो संविधान है, भारत का जो प्रीएम्बल है, केवल इकोनॉमिक तक ही सीमित नहीं है सोशलिस्ट वर्ड। आया समझ में ना? चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट भारत में जो सोशलिज्म का मतलब स्टेट का कमिटमेंट, कैसे हम वेलफेयर स्टेट बनाए, कैसे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कैसे हम इक्वलिटी को इंश्योर करें, ये है भारत का सोशलिज्म का मतलब। समझे ना? इंडिया कंसिस्टेंटली, देखो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी तो शुरू से ही फॉलो किया है। शुरू में क्या था? 1991 तक क्या था कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा बायस टुवर्ड्स सोशलिज्म, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए। फिर 1991 एलपीजी के बाद क्या हुआ कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही बायस टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो वही बोला कि इंडिया शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया है। प्राइवेट सेक्टर तो फ्लरिश किया ही है, एक्सपांड किया है, और 1991 के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड किया है। बट दैट डजंट मीन कि सोशलिस्ट वर्ड केवल इकोनॉमी तक सीमित रहेगा। सोशलिस्ट वर्ड इकोनॉमी नहीं है। सोशलिस्ट वर्ड एक कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है स्टेट का कि स्टेट क्या करेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, वेलफेयर स्टेट बनाएगी। ये एक कमिटमेंट है स्टेट का। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रखा बात को कि प्रीएम्बल इनएलिएनेबल पार्ट है संविधान का, यानी कि ऐसा पार्ट जो कि कभी संविधान से बाहर हो ही नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इनएलिएनेबल पार्ट है, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है। आर्टिकल 368 उसके अंतर्गत प्रीएम्बल को बदल सकती है, जितना बार बदलना है बदलो, मगर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग पावर बिल्कुल है ना। तो जब संविधान में कुछ भी बदल सकती है पार्लियामेंट, तो जाहिर सी बात है प्रीएम्बल भी बदल सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने ये फिर से इस बात को रीअफर्म किया
कि यदि 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके यदि दो वर्ड डाला गया, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड डाला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, और उसका जो इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। पार्लियामेंट को अधिकार है दोनों टाइप का लॉ बनाने का, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ भी बना सकता है पार्लियामेंट और वो प्रोस्पेक्टिव लॉ भी बना सकता है। उसमें आप पार्लियामेंट का ये पावर कटल नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट में फुल पावर है, और आर्टिकल 368 को यूज करके यदि किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? तो कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो लिविंग डॉक्यूमेंट रहा है और अभी भी रहेगा, उस समय भी था अभी भी है, और जब जब कोई नीड्स आए तो उस हिसाब से हम अमेंडमेंट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट शर्त ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का, और ये इंटरप्रिटेशन काम आएगा तुम लोगों को मेंस राइटिंग लिखते वक्त। दैट्स इट, कंप्लीटेड।